ये तो आज टेस्ट होगा दूसरा, लेकिन उस सबका वीडियो बन चुका है, ठीक ना। तो मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकार जो है ना किस देश के संविधान से लिया है? यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? और संविधान के किस भाग में है? संविधान के 3 भाग में। किस भाग में है? 3 भाग में। और किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार? 12 से 35। किस अनुच्छेद में है? 12 से 35। और भाग 3 को कहा जाता है क्या? भारत का अधिकार पत्र, जिसको लिखा जाता है मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा। बोलेगा भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। या हिंदी में बोलेगा अधिकार पत्र। हिंदी में क्या बोलेगा? अधिकार पत्र। बताएगा मैग्ना कार्टा जो है ना कहाँ का शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। और सबसे पहले मैग्ना कार्टा का प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड में किया था 13वीं शताब्दी में शायद, ठीक ना। एग्जैक्ट ईस्वी बोले तो 1215 ईस्वी। आप लोग कमेंट में बताइएगा इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। जहाँ तक हमको लगता है 13वीं शताब्दी में 1215 ईस्वी में किया था। देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए बताइएगा ये जो मौलिक अधिकार है या सीमित है या असीमित है? असीमित नहीं है। असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। न्यू बुक है ना बाबू, देखिएगा। लेकिन ये वाद योग है। ये वाद योग है, यानी इस पे विचार किया जा सकता है। मौलिक अधिकार पे विचार किया जा सकता है, ठीक ना। राज्य उन पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित हो या नहीं, इसका निर्णय करेगा अदालत। यानी कि कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ बाबू? मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, उस पर राज्य सरकार जो है रोक लगा सकता है। लेकिन ये रोक जो लगाया है फंडामेंटल राइट का, ये उचित है या अनुचित है, इसका निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करेगा, अदालत करेगा। बात समझे कि नहीं? बात समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत आरक्षण मिला है? आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट बोले हैं। हाँ, मौलिक अधिकार की जो रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, जो आरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो आर्टिकल 32 के तहत ही रीट जारी होता है। लेकिन हाई कोर्ट बोलेगा मौलिक अधिकार की रक्षा जो करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 226। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट बोलेगा तो 226। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, मौलिक अधिकार पे सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। हाई कोर्ट बोलेगा तो 216, हाँ सॉरी 226। हाई कोर्ट बोलेगा तो 226। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा कुल कितने, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो 7 गो था, 1 गो हट गया, तो बचा को 6 गो, ठीक ना। बात समझे? किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा? 44वां संविधान संशोधन। बात समझे कि नहीं? अब जो है ना पहले 19 में था, अब हटा के कर दिया गया है 300 का ए में। अभी संपत्ति का अधिकार जो है ना किस अनुच्छेद में है? 300 के ए में। 300 के ए में को है यहाँ लिखल, ठीक ना। ऐसे इंग्लिश में ए हो गया, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, और संपत्ति का अधिकार पहले 2 जगह था, अनुच्छेद 31 में और 19 का एफ, ऐसे है 19 का एफ में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइएगा, मौलिक अधिकार पे, ठीक ना, मौलिक अधिकार के संबंध में कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांग किया गया था? मौलिक अधिकार का जो मांग किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में?
हाँ, 1931 के कांची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का जो मांग किया था कांग्रेस, कब किया था? 1931 के कांची अधिवेशन में, 1931 के कांची अधिवेशन में। और उस मौलिक अधिकार का जो प्रारूप था वो किसने बनाया था? मौलिक अधिकार प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। कितने हैं मौलिक अधिकार बाबू? 6। पहला कौन है? समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का अनुच्छेद कितना से कितना? 14 से 28। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार। कितना से कितना? 19 से 22। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा बोलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद बोलिए, 2 अनुच्छेद मात्र है, 23 से 24। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। 3 गो हो गया। अब बताइए चौथा, बताइए चौथा बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से कितना? 25 से 28। 3 बढ़ जाइए, 25 से 28। तो कितने हो गया? को गो हो गया स्वतंत्रता? हाँ, 3 गो, 4 गो। अब पांचवा बताइए कौन सा है? संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और सभ्यता और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मात्र 2 है, 29-30। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29-30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30। अब बच गया एगो छठा, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 की होलो रे? चलिए कुछ नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग समानता का अधिकार। अब पढ़ते हैं हम लोग समानता का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार में पहला अनुच्छेद है विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता यानी कि कानून के नज़र में सभी क्या है? समान है। अगर कोई व्यक्ति, छोटा व्यक्ति मर्डर करे या बड़ा व्यक्ति मर्डर करे, दोनों के लिए सेम सजा है। बात समझे? कुछ एक्सेप्शन के अलावा, जैसे संसद है तो कुछ मामले में वो सबको जो ना कुछ छूट मिला है कुछ मामले में, ठीक ना। चलिए उस सब पे हम नहीं जाएंगे। तो कानून के नज़र में सभी क्या है? समान है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14 के तहत कानून के नज़र में सभी क्या है? एक समान है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के नज़र में सभी क्या है? समान है। बताएगा समानता का अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। बताएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव जो है निषेध है, रुकावट है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है बबुआ रे? धर्म, जाति, लिंग, ठीक ना, काला गोरा, इस सब के अनुसार आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। स्त्री पुरुष छुआछूत तो आगे चल जाएगा, ठीक ना। यानी कि भेदभाव जो होता है ना, तो भेदभाव जो होता है किस अनुच्छेद के तहत रोक है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, ठीक ना। लिख भी दिया है। धर्म हो गया, हिंदू मुस्लिम के अनुसार भेदभाव मत कीजिए। नस्ल हो गया, गोरा काला, ठीक ना। अफ्रीकन होकर काला होता है, जैसे अमेरिकन होता है या यूरोपियन होता है, गोरा होता है, तो आप उस अनुसार से भेदभाव नहीं कर। भारतीय में दक्षिण भारत के लोग काले हैं, उत्तर भारत के लोग तनिका ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो आप नस्ल पे भेदभाव मत कीजिए, जाति पे भेदभाव मत कीजिए, ठीक ना। उसके बाद लिंग है, स्त्री पुरुष पर भेदभाव मत कीजिए, ठीक ना। जन्म के स्थान पे भेदभाव मत कीजिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहता है बाबू? हाँ, नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कुछ अपवाद के बाद सभी को समान अवसर मिला है। लोक नियोजन यानी कि सरकारी जैसे सर्विस है, सरकारी सर्विस में सबको समान अवसर मिलता है। कुछ एक्सेप्शन के बाद, जैसे ओबीसी को छूट मिला है 3 साल, SC ST को 5 साल छूट मिला। कुछ जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, ऐसे जनरली सबको क्या है? समान अधिकार है। सबको क्या है? समान अधिकार। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब आइए अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। इसका मतलब लिख लीजिएगा, कोई नहीं जानते तो छुआछूत लिख लीजिएगा, वहाँ लिखा लेता है, ठीक ना। अस्पृश्यता का अंत मतलब होता है
छुआछूत। तो बोलेगा छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 बताएगा। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद? यानी कि आप अपने से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे पहले उपाधि धारण करता महाराजाधिराज की उपाधि, ठीक ना, विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक ना, सम्राट की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि, ठीक ना, गंगे चोल की उपाधि, ठीक ना। आप अपने से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो यहाँ इसका नोट्स थोड़ा पढ़ देते हैं आप लोग को, ठीक ना। कहता है सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। सेना सबको छोड़ के, ठीक ना, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार, अगर कोई दूसरा देश वाला हमको कोई उपाधि देता है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति से हम उपाधि नहीं लेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसका नोट्स भी पढ़ देते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। बोल देगा अभी जो है ना मोहम्मद शामी को मिला है अर्जुन पुरस्कार, ठीक ना। तो जो पद्मश्री सब जो पुरस्कार है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत? बोल देगा भारत रत्न जो है ना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 4 गो हम लोग पढ़ लिए समानता का अधिकार, 4 गो पढ़ लिए समानता का अधिकार। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार में जो है ना कहाँ से कहाँ तक है बाबू? 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए 19 में, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। बोलिएगा 19 का ए, 19 का ए बोलने की स्वतंत्रता, 19 का ए आए, 19 का ए। एक बात बता, हाँ 19 का ए में ही है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की भी स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों है। किसमें? 19 के फर्स्ट के। कहीं कहीं लिखा जाएगा 19 का फर्स्ट का है, ठीक ना। चलिए बोलने की भी स्वतंत्रता और प्रेस। अब आगे बढ़ते हैं। हम रोड पर गए, खूब बोलने लगे। जब हम खूब बोलने लगेंगे सब जो है ना कोई न कोई पागल के तरह बोल रहे, कुछ छुप हम एगो माइक लेके अभी देखते हैं नया ट्रेन चला है गाना वाला है, वो बॉक्स लगा देता है, बस डांस करने लगता है, ठीक ना। थोड़ा संभल के खोलिएगा, संभल के झुकिएगा, ठीक ना। तो वहाँ देखते हैं भीड़ देखने लगता है कि ना। अगर हम रोड पे जाके ब्रेक डांस करने लगेंगे अचानक तो सब भीड़ हमको देखने लगेगा, भीड़ देखेगा ना। तो जब देखेगा तो वहाँ क्या होगा? सभा जमेगा, मजमा जमेगा, गांव घर के अथी में सभा जमेगा, सभा जमेगा, सभा जमेगा। गेट को थोड़ा सा, हाँ गिराना नहीं है, फिर आपको खोलना होगा गिराइएगा तो, हाँ बस, हाँ हाँ ठीक ना। बात समझे कि नहीं? जब बोलेगा तो आदमी एक जमा होगा, जमा होगा तो क्या होगा? सभा। अब 10 आदमी एक जगह जमा हो गया तो क्या कहेगा? यहाँ कौन सी का सभा हो रहा है, नहीं कहता है। तो अनुच्छेद 19 का भी क्या बोलता है? सभा करने की स्वतंत्रता। सभा पढ़िए वहाँ, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित एवं सभा करने के, एकत्रित मतलब जमा होना, ठीक ना। शांतिपूर्वक बिना हथियार के हम एक जगह क्या हो सकते हैं? जमा हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अब हमेशा अब हम जहाँ चलने लगे, मेरे साथ जो है ना 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी चलने लगा एक सब, कहीं भी हम जैसे यहाँ आए मिर्जान में हम सभा करने लगे, भागलपुर में सभा करने लगे, पटना में जा रहे तो वहाँ 100 आदमी हो गया, मुजफ्फरपुर में गए तो वहाँ 100 आदमी हो गया, कलकत्ता गए तो वहाँ हो गया, अयोध्या गए तो वहाँ हो गया, काशी गए तो वहाँ हो गया। सब जगह जो है ना जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मजमा जम जा रहा है, सभा होने लगा। तब अब सोचे क्या, लगता है हम फेमस हो गए हैं, ठीक ना, मनीष कश्यप हो गए हैं। अब चलो एगो संघ बना दो, संगठन बना दो। तो 19 का सी क्या बोलता है? संगठन। 19 का सी क्या बोलता है? 19 का सी क्या बोलता है? संगठन बोलने का अधिकार। 19 का सी क्या बोलता है? 19 का सी क्या बोलता है? संगठन बोलने का अधिकार। 19 का सी क्या बोलता है? संगठन बोलने।
गिराइए, खींचिए खींचिए। क्या हुआ? रोकी थी, तब तो ठीक काम की थी, अच्छा काम की थी। चलो स्टार्ट करो। चल 19 का सी हो गया संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक ना। तो सब जगह हम घूमने लगे, फेमस होने लगे, तो क्या बना दिए? संघ। किस अनुच्छेद के तहत? 19 का सी। अब आइए, अब हम संगठन बना दिए। तो मेरा संगठन जो ना चारों राज्य, मुंबई में हो गया, चेन्नई में हो गया, कलकत्ता में हो गया, दिल्ली में हो गया, हाँ, सब जगह हम क्या करनी है? संगठन बना लिए हैं। तो अब हम सब जगह क्या करेंगे? घूमेंगे। तो इसीलिए कहता है 19 का डी क्या बोलता है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन मतलब देश के कहीं भी हम क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। बस समझे? तो देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद? 19 का डी। किसमें? 19 का डी, ठीक ना। 19 का डी, ठीक ना। आवागमन की स्वतंत्रता हो गया 19 का डी। आवागमन कहीं भी हम देश में घूमेंगे, किस अनुच्छेद के तहत? 19 का डी। अब आइए, देश में हम चारों तरफ हम घूम लिए, पूरा देश हम घूम लिए। अब हम क्या करेंगे पता है? पूरा देश, जम्मू कश्मीर भी घूम गए, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, ठीक ना, पूर्वोत्तर भी घूम लिए, ठीक ना, दार्जिलिंग भी घूम गए। अब कहेंगे अपनी मैडम को, क्या बताइए जी कहाँ बसिएगा? जहाँ सबको आपसे खूबसूरत जगह लगा आप वहाँ बस जाइए। साइलेंट वैली में घूम गए, नुब्रा घाटी घूम गए, ठीक ना, सब जगह घूम गए हम। बात समझे? तो सब जगह घूम गए, तो 19 का डी होगा। इधर से आ जाइए ना, ठीक ना। अब देश के 19 का डी हो गया। 19 का ई क्या कहता है? देश में कहीं भी बसेंगे। लॉजिक समझिएगा कैसे। पहले हम क्या किए? बोले तो आदमी जमा हो गया, तो सभा हो गया। जब सभा हुआ तो उसके बाद क्या बनाए? संगठन। जब संगठन बना गए तो उसके लिए हम पूरा देश में क्या करेंगे? घूमे, आवागमन हो गया। जब पूरा देश घूम गए तो हम कहीं भी क्या करेंगे? बसेंगे। अब कहीं भी बस गए तो 19 का डी हो गया, और 19 का ई भी हो गया ना। हाँ, 19 का ई हो गया, बस गए हम। अब जब हम बस गए तो अब उसके बाद क्या करेंगे? अब व्यापार करेंगे। खाएंगे क्या? कच्चू, ठीक ना। खाने के लिए हमको क्या करना है? व्यापार। अब क्या करना है? व्यापार। 19 का जी के तहत हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। 19 का जी के तहत क्या कहते हैं? व्यापार। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये बात बढ़िया समझ में आ गया ना। लॉजिक से याद रखिएगा। पहले क्या करेंगे? बकबक करेंगे। जब हम बकबक करेंगे, बोलेंगे तो आदमी सुनेगा, तो क्या होगा? सभा होगा। जब हम बोलेंगे तो क्या होगा? सभा। जब सभा होने लगा, हम जहां जाने लगे आदमी मेरे साथ जुटने लगा। तो जैसे महात्मा गांधी बोलने लगा, भाषण देने लगा, तो आदमी जुटने लगा, तो सोविनिया आंदोलन चलाने लगा, ठीक ना। उसके बाद क्या किया? संगठन बनाए। जब संगठन बनाए तो संगठन के चालू करने के लिए पूरा देश में हम क्या करने लगे? घूमने लगे। जब पूरा देश घूमने लगे तो हमको कहीं पसंद आ गया जगह, तो हम वहाँ क्या किए? बस गए। जब हम कहीं बस जाएंगे तो हमको जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तब हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। बात समझे? इस तरह याद रखिएगा तो आपको नहीं फंसिएगा, ठीक ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बोलता है अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? बताइएगा, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? हाँ, अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 कहता है क्या? एक अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा। बात समझे? और उसी कानून के तहत दंड मिलेगा जिस समय अपराध हुआ है, उस समय कौन सा कानून था? उसी कानून के तहत दंड मिलेगा। मतलब हम मर्डर आज किए हैं, ठीक ना, और आज जो कानून था उसी के, आज हमसे 10 साल बाद हमको अगर सजा मिलता है तो उस समय जो 10 साल बाद जो कानून है उसके तहत नहीं, आज जो मर्डर किए, हाँ, जिस टाइम मर्डर किए हैं उस टाइम। एक मतलब बता दिए, आप लोग नहीं सोचिएगा मर्डर का, ठीक ना। अब बिहार वाले हैं तो बिहार यूपी वाला जन्मदिन कहता है, कट्टे से बात करता है, तो इसीलिए एग्जाम्पल दे दिए, इसे दूसरे एंगल से नहीं देखिएगा। चलिए, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो गया अनुच्छेद 20, ठीक ना। ओके, चलिए अब आते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमारे प्राण और शरीर की रक्षा करने का दायित्व है। अनुच्छेद कौन सा है? 21। हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा है? अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो गया अनुच्छेद 21, ठीक ना। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो गया अनुच्छेद 21।
इसको पढ़ देते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। यानी कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत, जिसे बोला जाता है आज की लैंग्वेज में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और क्या कहते हैं इंस्टा के लैंग्वेज में कहते हैं प्राइवेसी। बात समझे हैं? ये जो यहाँ लिखल है व्यक्तित्व स्वतंत्रता, ठीक ना, राइट टू प्राइवेसी, ठीक ना, नहीं कहता है मेरा प्राइवेसी है, ठीक ना। तो ये जो हो गया ना प्राइवेसी जो आप लोग बात करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद? 21। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? अपना जीवन और अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार है, हम, ठीक ना। अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद? 21। कौन सा अनुच्छेद? 21। और इसी अनुच्छेद 21 के तहत ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का स्थापना हुआ था। इसी अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरण संरक्षण सब जो होता है ना, जो पर्यावरण का बचाव रहेगा। देखिए हम बोले हमको मेरा प्राण का रक्षा करने का दायित्व है सरकार को, है ना। तो प्राण का रक्षा कब होगा? जब पर्यावरण बचेगा तब ना, पर्यावरण बचेगा तब हम लोग बचेंगे। तो इसीलिए जो पर्यावरण के संबंधित केस दर्ज होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 21। कौन सा हो गया? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? कब हुआ था? 2010 में। किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। और इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है। अब आइए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद का 21 का को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 का को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कौन सा अनुच्छेद? 21 का को। कौन सा अनुच्छेद? 21 का को। ये कब लागू हुआ था? 86 संविधान संशोधन 2002। 86 संविधान संशोधन 2002। अब आते हैं गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध के विषय में संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद? 22। अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22। अब समझिए, समझिए आप लोग अगर मान लीजिए हमको गिरफ्तार किया तो पुलिस को दायित्व होता है कि 24 घंटा के अंदर, ठीक ना, आने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटा के अंदर हमको कोर्ट के सामने क्या करना है? पेश करना है। और ये भी है दायित्व जो हमको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो भी बताना है, जो हमको क्यों गिरफ्तार किया गया है। बात समझे? और हमको गिरफ्तार किया, अब पुलिस को हमसे सबूत नहीं मिला, ठीक ना, या मतलब हमसे जो जानकारी लेना है, हम अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। एक बात आप लोग को बता देते हैं भैया, ठीक ना, हो सकता है लाइव इधर से आइए, ई गेट से बाबू कि मान लीजिए भविष्य में हो सके आपको या आपके रिलेशन में कभी भी ये ज़रूरत पड़ सकता है लाइफ में, ठीक ना। अगर कभी आपको पुलिस गिरफ्तार करे या आपके रिलेशन में कभी भी गिरफ्तार करे और आप गुनाह नहीं किए हैं तो कुछ भी हो जाए आप गुनाह को कबूल नहीं कीजिएगा। पहला और आखिरी उसका मतलब जो पुलिस होता है उसका यही मात्र काम होता है, किसी तरह हम गुनाह को कबूल करवा रहे हैं विक्टिम से। जैसे हमको पकड़ के गया, उसका मात्र एक काम होगा किसी तरह इससे हम गुनाह को क्या कर रहे हैं? कबूल कर रहे हैं। अगर हम गुनाह को कबूल नहीं करते हैं तो वो पुलिस जो है ना उसे साबित करेगा कोर्ट में, ठीक ना, उसे पुलिस क्या करेगा? साबित करेगा। अगर पुलिस साबित नहीं कर सका कोर्ट में, ठीक ना, तो हम आज न 5 साल बाद हम बरी हो जाएंगे। अगर पुलिस साबित कर दिया, अब वो मेरा मोबाइल लोकेशन लेगा, फलना चिलना, मतलब किसी तरह उसको क्या करना है? साबित करना है। इसीलिए मार पीट के सोचता है क्या किसी तरह हम इसी से कबूल हुआ, हाँ मर्डर किया है, क्या है देगा, मतलब पूरा किसी तरह सोचता है हम। और एक बात, ये तो भैया सुन लीजिए तनिका, और एक बात, अगर आपको मार से बचना है, मान लीजिए थाना में आपको मार रहा है तो बोलिएगा हाँ हम किए हैं मर्डर। थाना में आप बोल दीजिए जो हम मर्डर किए हैं। बात समझिए? अगर आपको मर्डर के केस में फंसा रहा है, कोई भी केस में फंसा रहा है, आप गच लीजिए। थाना में दिया हुआ गवाही वो सत्य नहीं माना जाता है। कोर्ट की गवाही के लिए वो नहीं माना जाए, कोर्ट उस गवाही को नहीं मानता है, ठीक। अब तुरंत मान लीजिए हम क्या किए हैं?
गुनाह हम किए हैं। चलिए अब कोर्ट में गए, जज साहब हमको पीटा गया, बहुत मारा गया, प्रेशर में हमको क्या किया गया, उगलवाया गया। तो हम बोले ठीक, बात समझे कि नहीं। अब कोर्ट में जाके पलट जाइएगा, बोले हम नहीं किए हैं, उसको मार पीट के ज़बरदस्ती, जब दरोगा अगर तुरंत कहेगा, अरे देखते हैं अभी आप लोग वीडियो देखते होंगे, शॉर्ट वीडियो अगर देखते होंगे तो पटना का जज जो है ना, कभी एसपी को कटघरा में खड़ा कर देता है, तो कभी मतलब दरोगा को बोलता है वो वर्दी उतरवाना है, तो यही सब केस है। बात समझे कि नहीं। तो कभी कभी इस सब पर शॉर्ट वीडियो देखिएगा। आइए, ऐसा बात नहीं, एकदम सत्य बात है, आपको कुछ नहीं होगा। आप तो जानबे करते हैं केस में फंसता है तो लंबा टाइम लग जाता है आदमी को, तो आज न कल आप बरी हो जाइएगा। बात समझे कि नहीं। तो बोले चार थाप देखे, काहे हाँ सर किए हैं, चलिए न लेके, मार नहीं खाना हमको। हाँ, उसका नाम मत लीजिए, नहीं तो अभी हम जो है ना दूसरा नहीं बोले, क्या बोले। चलिए आगे बढ़े, बात समझे कि नहीं। चलिए हाँ, तो बात कर रहे थे, हाँ एक शब्द लिखा है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी मतलब समझ में आ गया। अब आइए निरोध के संबंध में सेक्शन निरोध क्या है। तो निरोध के बारे में जो चर्चा है आगे, निरोध, निवारक निरोध, अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6। तो इसको हम पूरे को नहीं पढ़ के हम एक लाइन में आपको समझा देते हैं, ठीक ना, पूरा मत पढ़िए, ठीक ना। इसका एक लाइन में रीजन है। निवारक निरोध जो है ना बाबुआ, उसका क्या है। जैसे मान लीजिए हम और अमित प्रिय मित्र हैं, ठीक ना, हम और अमित प्रिय मित्र हैं, ठीक। तो अमित को हम अपना एक एक प्लान बताते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बताते, ठीक ना। मान लीजिए बता रहे हैं एक एक प्लान, ए भाई आज जो है ना ये कांड करना है, ठीक। अच्छा, अब पुलिस जो है ना, भागलपुर का पुलिस बोला, मतलब मान लीजिए सपोज डेट कोई भी कांड मान लीजिए, हम एग्जाम्पल देने में हमको डर लगता है, ऑनलाइन है, ठीक ना। कोई भी कांड के लिए हम बोले, आई फ़ोन कर दिया, उस कांड पे जो है 10 लाख का इनाम है, उस कांड पे कितना का इनाम है, 10 लाख का, ठीक ना। और ये फ़ोन कर दिया, सर ऐसे ऐसे यहाँ कांड होने वाला है, ठीक ना। बस समझे, फ़ोन कर दिया, ये व्यक्ति है, और जाकर हमको क्या किया, गिरफ्त। पहले ही हम घरे में बैठल हैं, हमको रात में सुतल हैं, रात में पुलिस 12 बजे आया, उठा के लेके चल गया, ठीक ना। तो हम कोई कांड नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, हम अपने घर में थे, हम करने वाले थे 5 दिन 10 दिन के बाद, मान लीजिए आतंकवादी अटैक होने वाला था, सपोज डेट। तो उसको पहले, तो उसको जो मतलब कोई काम करने के पहले, बात समझे, कोई गुनाह करने के पहले अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो करता है अनुच्छेद 22 के 3, 4, 5, 6 के निवारक निरोध होता है। बात समझे, ताकि वो व्यक्ति वो घटना को इल्जाम ना दे सके। मान आतंकवादी अटैक होने वाला है, पहले सरकार को पता चल गया जो ये सब ग्रुप है आतंकवादी हमला करने वाला है, तो उसको पहले ही क्या करेगा, या ऐसा कुछ मामला आ जाए, ठीक ना, ऐसा कुछ मामला आ जाए जो कुछ व्यक्ति जो ना देशद्रोही, देश के विरुद्ध जो है ना षड्यंत्र रच रहा है, बस कुछ व्यक्ति देश के विरुद्ध क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, तो उसको जो है ना निवारक निरोध के तहत क्या करेगा, उसको जेल में बंद कर देगा बिना कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना इस कानून का, निवारक निरोध का बहुत गहरा यूज करता है। अब क्या है इसमें, क्या जानते हैं, आपको कुछ नहीं बताएगा, क्यों कहा बोलेगा आप देशद्रोही हैं, आप देश के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध जो है ना हमको सूचना मिला है, 3 महीना तक आपको गिरफ्तार करके रख सकता है बिना कुछ बताए, 3 महीना तक आपको रख सकता है। एक तो अलग है। तो इसमें होता है क्या, जो सरकार विरोधी रहता है, ज़्यादा अगर कुछ आप बोल रहे हैं तो आपको निवारक निरोध बोलेगा, आपसे देश को खतरा है, ठीक ना, चलिए जेल में आप, ठीक ना। निवारक निरोध लगा के आपको क्या करेगा, अरेस्ट कर देगा। मारना तो नहीं है कानून में, बात समझे कि नहीं। तो नज़रबंद कर देगा। और एक होता है नज़रबंद, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जो लगा आर्टिकल 370 हटा ना, तो वहाँ क्या, वहाँ का जितना लोकल नेता था, अब्दुल्ला था, ठीक ना, फारूक अब्दुल्ला, ठीक ना, और क्या नाम है उसकी मैडम का, क्या नाम है अभी तुरंत याद था, भूल गए, ठीक ना, जो बीजेपी, हाँ। तो उस सबको क्या किया था, उस सब घरे में नज़रबंद कर दिया था, घर में ही क्या किया था, आप घरे में हैं लेकिन घर से आप कहीं जा नहीं सकते, आपके चारों तरफ पुलिस है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी कि घर को ही क्या किया, जेल बना दिया गया, उसी के घर को, और उसी के घर में वो आप कैद हैं, तो उसको कहते हैं नज़रबंद कर दिया गया, उसके घर में ही क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, ठीक ना। तो निवारक निरोध समझ में आ गया ना क्या है, हाँ। यानी ये ऐसा कानून है जो गुनाह होने, मतलब कोई भी
कोई भी गुनाह है, गुनाह होने के पहले गिरफ्तार कर ले, ताकि वो कोई भी गुनाह हो ना सके, ठीक ना। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से ये सब लागू जो होता है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में लागू होता है। बस समझे, ज़्यादा यूज करता है सरकार जो देश से जिस कोई भी चीज़ को खतरा है। मान लीजिए हम ऐसा कोई बात भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ठीक ना, तो मेरे भाषण से अगर हम कोई भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो मेरे भाषण सुन के लोग उग्र हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे तो मान लीजिए दंगा फसाद होगा, तो हमको पहले ही गए तुम भाषण देता है, ठीक ना, दंगा फसाद होगा, चल गए जेल में, हमारे राज्य को खतरा है तुमसे, तो 3 महीना के लिए जेल में बंद कर देगा, कोई कुछ नहीं। ऐसा का हम पे लगा दिया निवारक निरोध, कुछ नहीं बताएगा हम राज्य को खतरा है इससे, इस व्यक्ति से, ठीक ना। और समझे, तो अनुच्छेद 22 के, ठीक। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। निवारक निरोध से संबंधित अब तक कितना कानून बनाया गया है उस कानून को समझ लेते हैं। निवारक निरोध से संबंधित जो कानून बनाया अभी तक समझिए। पहला था निवारक निरोध अधिनियम 1950 में। निवारक निरोध अधिनियम कब बना था? 1950 में, ठीक ना। आई हटा कब? 1971 में। निवारक निरोध अधिनियम कब बना? 1950 में। हटा कब? 1971 में। उसके बाद आता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा, इसको फुल में क्या है? मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। तो इसका भी कहानी सुना देते हैं मीसा का। ये जो मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी है, ठीक ना, तो लालू यादव को जो गिरफ्तार किया गया था मीसा के कानून के तहत गिरफ्तार किया था, और उसी समय जो है ना मीसा भारती का जन्म हुआ था, ठीक ना, और इसीलिए अपना बेटी का नाम रखा मीसा। बात समझे, उसकी बड़ी बेटी का नाम है मीसा भारती, ठीक ना। तो इसी कानून के तहत लालू यादव को गिरफ्तार किया गया था, ठीक ना। जेपी मूवमेंट जो हुआ था उस समय, जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, पहली भारत का जो ना सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, जेपी मूवमेंट हुआ था, इस कानून के तहत गिरफ्तार हुआ था, तो इसलिए अपनी बेटी का नाम रखा था क्या? मीसा। बात समझे कि नहीं? मीसा भारती। तो याद रखिएगा 1971 में मीसा भारती का जन्म हुआ था, ठीक ना। अब हो गया ना। चलिए अब आइए विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974। देखते हैं इसका बहुत होती होता है। जैसे मान लीजिए नेपाल से हम सोना ला रहे हैं, ठीक ना, नेपाल के रास्ते होता है, तस्करी होता है, हाथी का दांत होता है साउथ सब में, ठीक ना, चंदन की लकड़ी होता है, ये सब जो तस्करी है, ठीक ना। तो तस्करी रोकने के लिए जो कानून आया था विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम कब आया था? 1974 में। कब आया था? 1974 में। कब आया था? 1974। चलिए अब आइए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? और अगला है आतंकवादी विध्वंस गतिविधियां निवारक निरोध कानून, टाडा। टाडा याद रखिएगा ना। टाडा कब आया था? टाडा 1995 में समाप्त कर दिया गया। टाडा को 1995, हाँ, उसके बाद आया 85, लिखा है उसमें। 1985 में आया, आप ही लिखवाए। अच्छा 1900 पुराना लूसेंट में दिया होगा, इसमें हटा दिया होगा, तो हम लिखवाए हैं। तो ठीक है 1985 में, ठीक है ना। चलो टाडा का ही जो है ना, टाडा का ही रूप है पोटो। टाडा और पोटो में ज़्यादा अंतर नहीं है। टाडा और पोटो में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक ना। टाडा के बाद आता है पोटो। पोटो कब आया है? 2001 में। पोटो कब आया है? 2001 में। पोटो कब आया है? देखिए यहाँ लिखा भी है, पोटो जो ना टाडा का ही एक रूप है। पोटो का है, समय समय पे कानून जो है ना चेंज करते रहता है। ये कब समाप्त हुआ? 2004 में। बात समझे, इस स्वतंत्रता से संबंधित कानून था। अब आइए शोषण के विरुद्ध। अब आइए शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध जो है ना, पहला मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। मानव दुर्व्यवहार यानी आप किसी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आप बढ़िया से पेश कीजिए। तो आप अगर किसी मानव के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको जो सजा मिलेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23। और बलात्श्रम यानी कि जो बालक है, जो जिसका उम्र 14 साल से कम है, ठीक ना, उस बच्चे सबको जो है ना आप काम पे नहीं रख सकते। यानी बालक को, जो बच्चे को जो ना आप श्रम में नहीं रख सकते, काम पे नहीं रख सकते हैं, तो इसको हम पढ़ देते हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, पहले होता था व्यक्तियों की खरीद बिक्री, दास पर था, बेगारी यानी फ्री में आप नहीं खटवा सकते, तथा इसी प्रकार से अन्य जबरदस्ती किया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। बात समझे, यानी कि किसी को अगर ज़बरदस्ती आप काम करवा रहे हैं, पहले बंधुआ मजदूरी हुआ करता था, ठीक ना, हम लोग देखे हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक ना। तो बंधुआ मजदूरी जो होता था उस सबको अगर कानून के नज़र में वो गलत है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23।
ठीक ना। और देखिए नोट यहाँ लिखा है, बहुत अच्छा बात है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर, जैसे भारत में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जापान जाइएगा, जो छोटा छोटा यूरोपियन कंट्री है, ठीक ना, वहाँ इस प्रकार का कानून है जो आपको मतलब आप स्कूलिंग शिक्षा में ही जो है ना सबको अनिवार्य कर, जैसे इजराइल सब देश में है, आप स्कूलिंग शिक्षा में ही रहिएगा तो आपको अनिवार्य कर देगा जो आपको 5 साल के लिए जो क्या करना है या 3 साल के लिए आपको क्या करना है, देश की सेवा आर्मी में जाना है, क्योंकि उस देश के पास जनसंख्या नहीं है। तो हर व्यक्ति को वो लोग क्या कहता है, आर्मी का ट्रेनिंग देता है। ये हम मोटा मोटी बता रहे हैं, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते जो 3 साल है, बस समझे, हाँ या कंफर्म है 3 साल के लिए, ठीक ना, बात समझे कि नहीं। तो वहाँ हर व्यक्ति को तैयार करता है ताकि देश में कुछ आफत हो जाए, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन सबके पास जनसंख्या नहीं है, तो व्यक्ति को ही लड़ना होगा। अब भारत के पास तो इतनी जनसंख्या है ना, आओ ना जिसको आना है, ठीक ना, ठीक ना। अब आइए बालकों के नियोजन का बालक के नियोजन का प्रतिषेध कानून किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष के कम बच्चे को जोखिम भले काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से जो बच्चा है कम है उसको आप जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते, बात समझेंगे ना। यानी जैसे आप होटल सब में जो काम कर रहा है बालक सब 14 साल से कम है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है उसके मालिक को, ठीक ना। अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, हम कोई भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। जैसे हमारे अम्बेडकर जी पहले थे हिंदू थे, ठीक ना, उसके बाद वो क्या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे बाद में, ठीक ना, हाँ बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे गौतम ये क्या कहते हैं अम्बेडकर जी, ठीक ना, हाँ हिंदू था, दलित था, ठीक ना, दलित था। उसके बाद चलिए अब आइए, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। अब अगर हम धर्म मान रहे हैं तो प्रबंधन भी करेंगे। अगर हम धर्म, प्रबंधन मतलब मेजरमेंट, प्रबंधन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, प्रबंधन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। हम कोई भी धर्म का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 26, कौन सा अनुच्छेद 26, ठीक ना। कोई भी हम धर्म मान सकते हैं, अनुच्छेद 25, कोई भी धर्म मान सकते हैं, अनुच्छेद 25। लेकिन धर्म का जो प्रबंधन करना, मेजरमेंट करना, हमको कैसे चलाना है, वो अनुच्छेद कौन सा 26, कौन सा अनुच्छेद 26। और धार्मिक, अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है, हम कोई भी धार्मिक टैक्स नहीं देंगे। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, देखिए वहाँ लिखल होगा एक लाइन, राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दिया गया है, ठीक ना, ठीक ना। यानी कि राज्य जो है धार्मिक टैक्स नहीं लगाएगा, राज्य जो है धार्मिक टैक्स नहीं लगाएगा। अनुच्छेद याद रखिए ना, टैक्स कर याद रखिएगा, अनुच्छेद 27 याद रखिएगा कर। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अगर कोई भी शिक्षण संस्था है, कौन दुनिया में है, इधर दुनिया में है, कोई भी शिक्षण संस्था है, कोई भी शिक्षण संस्था है, ठीक ना, कोई भी शिक्षण संस्था और उसको पैसा दे रहा है राज्य, उसको पैसा दे रहा है कौन, कोई भी शिक्षण संस्था, उसको पैसा कौन दे रहा है, राज्य, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 28, बात समझे कि नहीं। कोई भी राज्य है अगर उसको धार्मिक शिक्षा, मतलब कोई स्कूल है, मान लीजिए हम टेस्ट खोले हैं, स्कूल खोले हैं, बात समझे, और इस स्कूल को फंडिंग कर रहा है गवर्नमेंट, तो हम धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, बात समझे कि नहीं। अनुच्छेद 28 तो 25 हो गया, हम कोई भी धर्म मानेंगे, कोई धर्म मानो कोई दिक्कत नहीं, धर्म माने तो उसका प्रबंधन भी करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। 26 और धार्मिक टैक्स नहीं देंगे, 27। और जो सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, 28। जैसे मदरसा है, मदरसा को फंड सरकार कर रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, ठीक ना, और दे रहा है तो वो गलत है। अब आइए अनुच्छेद हो गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, 29 और 30। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किसमें बाबू, 29। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को बचाव कर सकता है। पढ़ के सुना देते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है,
केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था से प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। कोई भी जो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक कौन कौन है बताइए तो, हाँ बताइए पूजा कुमारी, अल्पसंख्यक कौन कौन है? मुस्लिम हो गया, हाँ। ईसाई हो गया, पारसी हुआ, सिख हुआ। देखिए जनरली भारत में पढ़ा लिखा युवा, बहुत पढ़ा लिखा युवा जैसे बोलेगा ना अल्पसंख्यक मुस्लिम, अल्पसंख्यक इक्वल टू मुस्लिम, इतना जानता, इतने को जानता है। लेकिन अल्पसंख्यक में क्या हो गया? मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सभी क्या है? अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक उसको बहुसंख्यक है। हिंदू की जनसंख्या भारत में ज़्यादा है ना, तो बहुसंख्यक हो गया। हाँ, अल्पसंख्यक जिसकी जनसंख्या कम है। ऐसे अब जो है ना, ये पैमाना गलत है। अब क्या करना चाहिए सरकार को, जहाँ मान लीजिए मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, जिस एरिया में, पूरे देश में नहीं बता सकते हैं, जिस एरिया मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए भागलपुर के तेतारपुर है, भागलपुर में मान लीजिए हिंदू नहीं है, सिर्फ मुस्लिम है, तो उसको वहाँ अल्पसंख्यक उसको नहीं कहना चाहिए। उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में वो क्या हो गया? बहुसंख्यक हो गया। पूरा देश में वो कम है, लेकिन उस एरिया में तो वो क्या है? ज़्यादा है, वो बहुसंख्यक है। मान लीजिए पूरे भागल, जैसे आप जाइएगा कोसी उस पार, पूर्णिया के आगे किशनगंज सब जाइएगा, सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम है किशनगंज सब इलाका में है, तो वहाँ वो अल्पसंख्यक नहीं हुआ, वहाँ के लिए वो क्या हो गया? बहुसंख्यक। आने वाला समय में ये सब चेंज होगा, बात समझिए। चलिए, अल्पसंख्यक समझ में आ गया। चलिए, अल्पसंख्यक अपने हितों को रक्षा कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 29। बात समझिए। उसको धर्म जाति पे आधार पे उसको कोई भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 29। अब लगा दीजिएगा, अनुच्छेद 30 क्या कहता है उसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 क्या कहता है? कोई भी अल्पसंख्यक जो है ना अपने मन पसंद का शिक्षण संस्था खोल सकता है। यही है अनुच्छेद 30 क्या कहता है? कोई भी अल्पसंख्यक जो है ना अपने मन पसंद का क्या कर सकता है? शिक्षण संस्था खोल सकता है, अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार। आज रहने देते हैं यहीं तक, हाँ आगे अगले दिन कर लेंगे, ठीक? रोक दो, स्टार्ट करो। बताइए, पृथ्वी के भूपटल पर कौन सा धातु बहुतायत मात्रा में है? एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम का प्रतिशत कोई बता सकते हैं? 8.13%। आई एम राइट? एल्युमिनियम का प्रतिशत 8.13% शायद, ठीक ना? बताइएगा, एस्बेस्टॉस जो है ना मनुष्य के शरीर के किस भाग को हानि पहुंचाता है? एस्बेस्टॉस किसको? एस्बेस्टॉस किसको? बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कहता है? जो रुधिर जो है ना, रुधिर ऑक्सीजन को जो लेके जाता है ना, उसको ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता को क्या करता है? रोक देता है। बस समझे? कम कर देता है एक लाइन में। चलिए बताइएगा, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा है कौन सा? अगर हम कोई कार्य करते हैं, कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक सरलोलक धीमा होता जाता है। ध्यान सुनिए, एक सरलोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। एक सरलोलक धीमा होता जाता है, अंत में रुक जाता है। उसकी ऊर्जा कहाँ चली गई? जो हम कितना अच्छा से उस दिन हम समझाए थे। देखिए यहाँ आ गया एक लाइन में, जो गतिज ऊर्जा है जैसे 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 यहाँ आ गया तो हो गया, बदल गया स्थितिज ऊर्जा। हम बताए थे ना यहाँ कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा में एक दिन समझाए थे ना बढ़िया से। ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ दिया हुआ? एनसीईआरटी समूह उस दिन लिखे हुए थे, बात समझे? एनसीईआरटी लिखे थे उस दिन, पूरा लाए थे। साइंस जब भी हम सेट करेंगे ना, भैया आप लोग भी सुन लीजिए, देखिए या ना देखिए आपकी मर्जी पे है, ठीक ना? तो जिस दिन साइंस हम लाएंगे, ठीक ना, उस दिन जो भी टॉपिक रहेगा उसमें एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। बस समझे? साइंस के दिन, यानी कि आपको साइंस जो है सिर्फ मेरा वीडियो पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें साइंस ऑलरेडी एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगा ना। एनसीईआरटी में अगर कोई भी बात है वो बात हम बता देंगे आपको, ठीक ना? आपको पढ़ना नहीं, बस आगे क्या कर लीजिएगा, सुन के समझ लीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्यों देखिए उस दिन हम लाए थे और एनसीईआरटी से लाए थे, आज आपको क्वेश्चन क्या हो गया? आ गया, भेटा गया, ठीक ना? अच्छा लगा। नहीं तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन कहीं भी खोजिएगा नहीं मिलेगा। वहाँ पे
पे जाके स्थिति हो जाएगा, अंतिम बिंदु पे मार्च पे जाके। चट की बोल दीजिएगा। चलिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। कहाँ की? जांग की हड्डी। बताइए, हाइड्रोजन से भाग गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है, क्यों? वायुमंडल कम हो जाता है। हाँ, ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। बताइएगा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहता है? हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। आप लोग भैया देखिए, डेली एक पेज देते हैं स्पीडी साइंस से, ठीक ना? तो आप लोग लास्ट में रहता है वीडियो, तो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हाइड्रोफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर के कौन है? न्यूट्रॉन। ट्रिगर कौन है? न्यूट्रॉन। बताइएगा, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है? मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है कौन है? इसी को कहा जाता है किसान का मित्र। केचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। अगर आप लोग टाइम देना चाहते हैं तो 1 मिनट में हम तेजी से इसको हम समझा देंगे, ठीक ना? अभी जो रासायनिक खाद है, अभी आप लोग दुनिया में जो हाई तो मचल है, जैविक खेती और ये जो खाद है, रासायनिक खाद है, और इसको रोक पे के लिए, तो ऐसा क्यों है जो रासायनिक खाद रोकना चाहता है? तो इसका तो 2-3 रीज़न है जो कि हम आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझा सकते हैं। पहला रीज़न समझिए, जो रासायनिक खाद है, जो हम लोग खेत में खाद यूज करते हैं, वो काम क्या करता है? जैसे हम खेत में खाद यूज किए हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझाने के पहले एक बात हम पूछ लेना। केचुआ को आप लोग जानते हैं? हाँ, क्या? दोनों ना, एक जोकटी, तो जो कि जो है ना जिसका चेहरा, हम लोग गांव में कहते हैं चेहरा, और जो चेहरा नहीं समझते हैं तो जो मछली जो पकड़ता है ना, तो उसी को फंसा के मछली पकड़ता है, ठीक ना? अब बताइए, ये क्या कहता है? मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। मिट्टी को क्या कहता है? भुरभुरा कर देता है, ठीक ना? अब समझिएगा, बात को समझिएगा थोड़ा सा। जो रासायनिक खाद है, जो यूरिया वगैरह, पोटास वगैरह, DAP वगैरह हम लोग खेत में यूज करते हैं, ठीक ना? उससे हानि क्या होता है उस समझिए। जैसे हम खेत में वो सब देते हैं, जो खेत में केचुआ है उसको मार देता है। ये जो खाद जो है ना, केचुआ को क्या कहता है? मार देता है। जब केचुआ मर गया तो खेत धीरे धीरे अम्लीय हो जाता है, एसिड हो जाता है, वो धीरे धीरे खेत बंजर हो जाता है। वो एक दिन में नहीं है, वो लंबा वर्ष लगता है, ठीक ना? इसीलिए अगर उस खेत में अगर गंगा का पानी आ गया तो उस पर नई मिट्टी आ गया, तो फिर से केचुआ उपज गया। और जहाँ फिर से गंगा का पानी नहीं आ रहा है, तो वो सब खेत जो है धीरे धीरे क्या होगा? बंजर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए एक सरकार अब क्या है, जैविक खेती पर बढ़ावा दिया है, जो हम लोग पहले करते थे। अब वही जो पहले गोबर खाद देते थे, बात समझे पहले, अब फिर से वही आ गया, बात समझे? तो इसीलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। अब दूसरा बात बताते हैं इससे। और एक जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो हमारे जलीय जीव को सबसे ज़्यादा जो है ना हानि होता है, कैसे? हम मिट्टी में हम क्या दिए हुए हैं? खाद। जब बरसात के मौसम होता है तो पूरा पानी लबालब हो जाता है खेत से, एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाता है। जो मिट्टी में जो खाद हम देते हैं वो ख़त्म नहीं होता है, वो मिट्टी में घुला ही रहता है, मिट्टी में उसका गुण रहता है, ठीक ना? जैसे बरसात का पानी हुआ, वो मिट्टी के सहारे धीरे धीरे वो कहाँ गया? नाली में। नाली से कहाँ गया? बड़ा नाली में। नाली से फिर नदी में गया, उस नदी से गंगा नदी में मिल गया या आसपास की नदी में, और वो नदी कहाँ गया? समुद्र में। इसीलिए समुद्री जीव जो है ना अभी मर रहे हैं, या समुद्री जीव पे खतरा है। काहे कि वहाँ का जो जल हो गया, क्या हो गया? अम्लीय हो गया, एसिड हो गया ज़्यादा। बात समझे? काहे कि सारे जगह किसका यूज हो रहा है? खाद का। बात समझे? बरसात के मौसम में, समझे? चलिए, ये बात है, रियल फैक्ट बात है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये सब कभी आपको मिल जाएगा कथन स्टेटमेंट में, तो मार दीजिएगा। तो की करें हम, बताओ? मेरे पास कुछ है तो अब आ रहा है तो पॉइंट नहीं समझा दें, बताओ? अगर पॉइंट आ रहा है तो समझाना है ना। आज हम गोली की रफ्तार से पूछ देते हैं, बताएगा? कैंसर अस्थि मज्जा में जो ना कौन सा भाग प्रभावित होता है? ठीक ना? अस्थि मज्जा कैंसर को कहते हैं हम ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अस्थि मज्जा में जो कैंसर होता है उसको कहते हैं ब्लड कैंसर, इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया, ठीक ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। पोलियो किसके द्वारा होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोकोलिकम। कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोकोलिकम। बताइएगा,
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है किस रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट का पुनः जो संग्रहण होता है किस रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। बताइएगा रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरण छोड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा। रेडियो एक्टिव जो किरण होता है, जो तत्व होता है, वो कितने प्रकार के किरण छोड़ता है, अल्फा बीटा गामा। ठीक ना। बताइएगा साबुन या डिटर्जेंट जो होता है ना का घोल क्या होता है, साबुन क्या होता है, अम्लीय है, और सरफ क्या होता है, अम्लीय है। बताइएगा किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, डिक्टाफोन। ठीक ना, डिक्टाफोन। ठीक ना। बताइएगा किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, डिक्टाफोन। बताइएगा पेंसिलिन का खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइएगा अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, आंख को। अबिंदुकता आंख को। बताइएगा विश्व के सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन है, रसल्स वाइपर। कौन है, करैत, जिसको कहते हैं करैत। ठीक ना, करैत। बताइएगा HIV किससे होता है, एड्स से होता है। बताइए सूक्ष्म सेल में कार्बन की क्षय का काम है, एनोड। सूक्ष्म सेल में कार्बन की जो क्षय है कौन सी है, एनोड। बताइएगा आधुनिक परमाणु सारणी जो है किस पे आधारित है, परमाणु संख्या पर। किस पे है, बताइएगा हाइपरमाइट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक ना। बताइएगा NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। बताइएगा एल्केन का सूत्र कितना होता है, CnH2n+2। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, कौन निकलता है, ऑक्सीजन। बताइएगा छिपकली का जो रक्त है ना उस सिक्त रक्त जानवर का आता है। ठीक ना, सिक्त रक्त जानवर है। ठीक ना, नहीं उस वही रीजन नहीं है, याद रखें छिपकली जो है ना सिक्त रक्त जानवर है। ठीक ना। बताइएगा वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। बताइएगा परमाणु बम का खोज कब हुआ था, 1941 में ओटो हान। बताइएगा टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग में। टिबिया हड्डी टांग में। बताइएगा स्टील जो है ना, स्टील किसका मिश्रण है, लोहा क्रोमियम निकेल। ठीक ना। बताइएगा हाँ 2 एगो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम क्या है, निलंबन है। क्या है, निलंबन है। आइसक्रीम क्या है, निलंबन है। बताइएगा धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बताइएगा पृथ्वी पौधे की आयु किससे पता लगाते हैं, हाँ वलय के अनुप्रस्थ भाग को गिनकर। वलय में कौन सा, जाइलम या फ्लोएम, जाइलम को गिनकर पौधे की आयु ज्ञात करते हैं। बताइएगा जीवाश्म की आयु किससे प्राप्त लगाते हैं, कार्बन 14। जीवाश्म की आयु कार्बन 14। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग। ठीक ना। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, सल्फर। प्रोटीन को चिन्हित कौन करता है, सल्फर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लुसेंट में नहीं मिलेगा शायद। लुसेंट में दिया है, अरे लुसेंट में दिया है। अरे हम पूछ रहे हैं। बताए किसी वस्तु का चंद्रमा पर लेके जाने पर भार क्या होता है, 1/6 हो जाता है। हम अगर यहाँ 60 किलो का है, रियल में 60 किलो का है, ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 10 किलो का, 1/6 चंद्रमा पे। हाँ किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य कितना होगा, किसका होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का। वाह। बताइएगा ताप की इकाई क्या है, ताप की इकाई केल्विन। कभी भी डिग्री सेल्सियस ने बोले, ताप की इकाई क्या है, केल्विन। यहीं को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।